फ्रेंड्स, आज की कहानी है मेहंदी किसके नाम की भाग 5। पिछले भाग में आपने पढ़ा, रानी और सूरज जैसे ही घर के अंदर आए, रानी ने सोफे पर जिसे बैठे देखा, उसे देख उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और वह नजरें उठाकर एकटक सूरज को देखने लगी। तो वहीं सूरज की नजरें बस उस शख्स पर ठहरी हुई थी। अब आगे रानी तो उस जगह पर खड़ी सी रह गई, पर सूरज ने आगे बढ़कर उस शख्स से हाथ मिलाया और उससे पूछा, कैसे हो शोभित, तुम्हें यहाँ तक पहुँचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? जी बिल्कुल भी नहीं। आप सब कहीं से आ रहे हो क्या? शोभित बोल तो सूरज से रहा था, पर उसकी आंखें पूरे समय तक रानी पर ठहरी हुई थी, जिसे सूरज और रानी दोनों ही नोटिस कर रहे थे। अच्छा, तुम दोनों बातें करो, मैं आता हूँ। सूरज शोभित और रानी को देखते हुए बोला और अंदर की ओर जाने ही वाला था कि उससे पहले रानी सूरज को घूरते हुए जल्दी से सीढ़ियों से ऊपर चली गई। शोभित जहाँ रानी के इस रूप को देखकर हैरान था, तो ऐसा ही कुछ हाल सूरज का भी था। शोभित को जहाँ लगा था कि रानी उसे देखकर कितनी खुश होगी, तो वहीं सूरज को भी लगा था आज वह रानी को उसकी सबसे बड़ी खुशियां देने जा रहा है। पर रानी का इस तरह दोनों को इग्नोर कर चले जाना दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वे दोनों एक दूसरे को देखने लगे। इधर रानी कमरे में पहुंची और उसने कमरे की चिटकनी लगा ली। उसकी धड़कनें काफी तेजी से चल रही थी, मानो वह समझने की कोशिश कर रही हो आखिर यहाँ चल क्या रहा है। वह बेड के पास पहुंची और धड़ाम से बेड पर बैठ गई और याद करने लगी वह पल, आखिर उसकी शादी के 2 दिन पहले क्या हुआ था। फ्लैशबैक में शादी को सिर्फ 2 ही दिन बाकी थे। सब मेहमान आ चुके थे, रानी के हाथों में मेहंदी लग चुकी थी और वह दुल्हन बनने की ओर अपने कदम बढ़ा चुकी थी। रामचंद्र जी के सारे मेहमान आ चुके थे, जिनमें कुछ आर्मी ऑफिसर्स भी थे और उन्हीं में से एक सूरज राठौर भी था। अब शादी को 2 दिन रह गए और इधर रानी अपने कमरे में अरमानों की डोली के सुनहरे सपनों में खोई हुई थी। तभी उसकी मम्मी उसके कमरे में आई और कहा, बेटा कुछ कहना है तुमसे। जी माँ कहिए। रानी की नजर अपनी माँ पर थी, तो उसकी माँ उसे नजरें तक नहीं मिला पा रही थी। यह देख एक पल को उसे बेचैनी होने लगी, आखिर ऐसी भी क्या बात हो गई। तभी उसके पापा रामचंद्र जी भी रानी के कमरे में आए और प्यार से उसके गाल पर हाथ रखकर कहा, मैंने कहा था ना शोभित अच्छा इंसान नहीं है। यह सुनकर रानी का दिल धक से रह गया और वह आश्चर्यचकित होकर अपने पापा को देखने लगी। रामचंद्र जी ने कहना जारी रखा, वो चला गया रानी, सुन रही हो तुम, वो हमेशा के लिए चला गया। यह सुनकर मानो रानी को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह उठी और अपने फोन से शोभित को फोन लगाने की कोशिश करने लगी, पर उसका कॉल लग ही नहीं रहा था। उसने जल्दी से शोभित के घर वालों को कॉल लगाया, पर वहां भी किसी ने रिसीव नहीं किया। आखिरकार वह वैसे ही शोभित के घर के लिए जाने लगी और जब वह वहां पहुंची तो उसे जानकर आश्चर्य हुआ कि घर में तो ताला लगा हुआ है और शादी की सारी डेकोरेशन को अब उतारा जा रहा है। आस पड़ोस के लोगों से पूछने पर पता चला वे भी नहीं जानते आखिर वे सब कहाँ चले गए। रानी के बाल अस्त व्यस्त थे और वह भी अभी कुर्ती प्लाजो में ही थी। वह यह सुनकर धड़ाम से जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। ऐसा लगा जैसे एक पल में ही किसी ने उसके सपनों से भी हसीन दुनिया को तहस नहस कर दिया हो। इन 2 दिनों के बाद क्या क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं, बस उसे इतना ही याद है कि उसके मम्मी पापा कमरे में आए और उससे कहा उन्होंने उसकी शादी कैप्टन सूरज राठौर के साथ तय कर दी है। रामचंद्र जी उसे काफी पहले से जानते हैं और वह अच्छा इंसान है। उन्होंने रानी को घर की इज्जत के खातिर सूरज से शादी करने के लिए कह दिया। रानी सम तो थी, पर शोभित के जाने के बाद जैसे वह होश में होकर भी होश में नहीं थी और फिर कब उसकी और सूरज की शादी हो गई उसे पता भी नहीं चला। बस शादी के मंडप में उसका मन कर रहा था अगर उसका बस चले तो वह वहां से भाग जाए, पर अपने मम्मी पापा को देख वह ऐसा नहीं कर सकी। शोभित के जाने के बाद वह इस कदर होश खो चुकी थी कि उसने अभी तक जानने की कोशिश भी नहीं की आखिर शोभित है कहाँ। उसे हमेशा लगता रहा आखिर क्यों शोभित ने उसे धोखा दिया। वर्तमान में रानी अपने बीते कल और वर्तमान की कड़ियों के उलझनों के बीच फंसी हुई थी। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया और वह यह सुनकर सहम सी गई
और दरवाजा खोलने के लिए अपने कदमों को बढ़ा दिया। जैसे ही रानी ने दरवाजा खोला, शोभित को सामने देख वह खुद पर काबू नहीं रख पाई और झट से उसके गले से लग गई। उसकी धड़कनें काफी तेज थी और उसकी पलकें आंसुओं से भीग चुकी थी। इतने दिनों की जो जुदाई थी वह आंसुओं के रूप में बाहर निकल रही थी। रानी ने कसकर शोभित को गले लगाया हुआ था, तो शोभित भी इतने दिनों की जुदाई में उसे चुप कराने के लिए उसके बालों पर अपने हाथ फेर रहा था। रानी और शोभित एक दूसरे में इतने खोए हुए थे कि उनका ध्यान इस बात पर भी नहीं गया कि सूरज भी ऐन वक्त पर शोभित के पीछे पीछे चला आया था और वह बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल पा रहा था। रानी की आंखें बंद थी और वह शोभित के गले से लगी हुई थी। तभी अचानक ही उसका ध्यान शोभित के पीछे खड़े सूरज पर गया और वह झट से शोभित से दूर हट गई। रानी को दूर जाते देखकर शोभित की नजरें भी पीछे की ओर गई और सूरज को सामने देखकर वह मुस्कुराते हुए बोल उठा, बेबी, अरे सूरज ने ही तो मुझे यहाँ बुलाया था। रानी यह सुनकर सन्न सी रह गई और उसने हैरान नजरों से सूरज की ओर देखा तो शोभित ने रानी के गालों पर हाथ रखते हुए कहा, तुम डर क्यों रही हो? सूरज को तो सब पता है। यह सुनकर रानी और भी ज्यादा हैरान हो गई। तभी सूरज भी उन दोनों के पास आया और कहा, तुम दोनों अंदर जाकर बातें करो, मुझे वो रूम से कुछ लेना है। अब तीनों अंदर आ गए। जहाँ शोभित कमरे में रखे सोफे पर बैठा हुआ था तो वहीं रानी भी वहीं खड़ी थी। तभी सूरज जिस सामान को लेने अंदर आया था उसने वह लिया और बाहर जा ही रहा था कि उसकी नजरें उन दोनों पर चली गई। शोभित जहाँ सूरज को देख मुस्कुरा दिया तो रानी की समझ में नहीं आ रहा था वह क्या रिएक्ट करे। वह असहज सी महसूस कर रही थी। सूरज भी शायद रानी की इस असहजता को समझता था, पर वह एक भी शब्द बोले बिना बाहर चला गया। सूरज के जाने के बाद रानी और शोभित कमरे में अकेले थे। खामोशी के सिवा कुछ भी नहीं था वहां पर। रानी को समझ में नहीं आ रहा था वह पूछे क्या। क्या शोभित बता पाएगा? आखिर जिस लड़की से वह इतना प्यार करता था, आखिर ऐसी क्या वजह है कि वह उसे छोड़कर, शादी छोड़कर चला गया? वहीं शोभित सोच रहा था, क्या रानी उसकी मजबूरी समझ पाएगी? सूरज रामकट कैंट में था और वहां जाकर उसे जो जानकारी मिली, यह सुनकर जैसे वह शॉक्ड सा रह गया। रात का वक्त, डिनर के समय सब साथ बैठे हुए थे। रानी और छाया डिनर परोस रही थी। चाचा चाची के साथ साथ सूरज भी डिनर टेबल पर बैठ चुके थे। सूरज ने शोभित के बारे में सबसे यही कहा था कि वह कॉलेज के टाइम में उसका दोस्त रह चुका है और शादी में तो वे वैसे भी कोई भी नहीं आ पाया था। पर शोभित थोड़ा जिद्दी स्वभाव का था और वह किसी काम से देवघर आया था तो सोचा उनसे मिल ले। यही सोचकर वह उनसे मिलने चला आया और आज रात यहीं रुकेगा। वे सब साथ ही खाते थे। रानी को देखकर लग रहा था जैसे वह किसी की राह देख रही हो और हुआ भी ऐसा ही। जैसे ही शोभित डिनर के टेबल पर आया, उसे देखकर रानी के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट खिल गई तो वहीं शोभित भी उसे देख मुस्कुरा दिया। पर यहाँ सूरज जिसका ध्यान उन दोनों पर ही था वह थोड़ा असहज महसूस करने लगा। वहीं छाया भी उन दोनों के चेहरे पर आए हुए भाव को देखकर समझने की कोशिश करने लगी, आखिर यहाँ चल क्या रहा है। पार्टी में वह कितनी खुश थी अपने भैया भाभी को साथ देखकर और अब ऐसा। डिनर के टेबल पर सब उस समय आश्चर्य से हो गए जब शोभित ने रानी को खुद के बगल में बैठने के लिए कहा और यह देखकर तो रानी भी असहज सी हो गई। चाचा चाची भी असमंजस्य से शोभित को देखने लगे, पर ऐन वक्त पर सूरज ने बात को किसी तरह संभाल लिया। रानी बीच में बैठी थी और सूरज और शोभित उसके अगल बगल में थे। शोभित पूरे टाइम रानी को निहारता रहा। रानी को जहाँ असहज सा लग रहा था तो वहीं सूरज के दिल पर इस वक्त क्या गुजर रही थी इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। रात के 10 बज रहे थे। सूरज छत पर खड़ा एकटक आसमान को निहार रहा था कि तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सूरज असमंजस्य से पीछे मुड़ा कि छाया को सामने देख वह चौंक सा गया। तभी छाया ने एक फोटो उसके सामने रखी और यह देख उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अब वह कभी फोटो देखता तो कभी सवालिया नजरों से घूरती सामने खड़ी छाया को सवालिया नजरों से घूरता देखकर और उसके हाथ में रानी की तस्वीर देखकर सूरज एक पल को शौक सा रह गया। पर अब उसे समझ आ चुका था शायद अब छाया को सब सच बताने का वक्त आ गया है। वह भी कहीं ना कहीं समझता था कि छाया कहीं ना कहीं यह जानना चाहती है
आखिर सूरज और रानी की शादी क्यों हुई और रानी के पहले की तस्वीर आखिर उसके पास क्या कर रही है। फ्लैशबैक में सूरज ने उस समय नया नया आर्मी ज्वाइन किया था। आज वह बहुत खुश था क्योंकि आखिर 3 महीने बाद वह वापस घर जो आ रहा था, जहां उसकी बहन छाया, उसके चाचा चाची उसका इंतजार कर रहे होंगे। सूरज के पापा भी आर्मी में थे, जो देश के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए थे। उसकी मां ने अपनी देवरानी और देवर पिंकी और तरुण की मदद से, जिनकी कोई संतान नहीं थी, सूरज और छाया की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। सूरज ने जब पहली बार आर्मी ज्वाइन करने की इच्छा जाहिर की थी, वे कितनी डर गई थी। वे अपने बेटे को खोना नहीं चाहती थी, पर उसके जुनून की आगे वे भी नतमस्तक सी हो गई और कितने प्यार से उन्होंने उसे विदा किया था। पर अफसोस, उसकी माँ उसके जुनून को तो देख पाई थी, पर ट्रेनिंग से लौटने के कुछ समय बाद जब एक दोपहर को उसकी माँ मंदिर से लौट रही थी, तो सड़क पार करने के क्रम में किसी अज्ञात वाहन के चपेट में आने से उनकी मृत्यु हो गई। चाचा चाची ने उन दोनों को संभाल लिया था, पर अब सूरज छाया को अकेले छोड़कर सरहद पर नहीं जाना चाहता था। उसका यह फैसला सुनकर चाचा चाची के साथ साथ छाया भी शॉक्ड रह गई। तब तरुण जी ने बताया था कि सूरज के मम्मी पापा हमेशा चाहते थे कि वह भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलकर आर्मी ज्वाइन करे, पर उसके पिता के शहीद होने के बाद उसकी मां डर गई थी। उसका मन कितना खुश हुआ था जब सूरज ने खुद आर्मी ज्वाइन करने की इच्छा जताई। उन्हें उस पर कितना गर्व हुआ, पर अपने पति को खो देने के बाद उनकी खुशी उनके डर पर हावी रही। शुरू में तो इसीलिए उन्होंने मना कर दिया, पर जब सूरज ट्रेनिंग पूरी कर लौटा तो वे भगवान को धन्यवाद अदा करने के लिए मंदिर गई थी। पर यह कहकर तरुण जी फफक पड़े, वे खुद पर काबू नहीं रख पा रहे थे। सूरज ने किसी तरह उन्हें ढांढस बंधाया। उसने डिसाइड किया वह अपने मम्मी पापा के गुमान को धूमिल नहीं होने देगा और छाया का ख्याल चाचा चाची को सौंप वह सरहद पर चला गया। छाया उस समय 16 साल की ही थी। सूरज के चेहरे पर 3 महीने बाद घर लौटने की खुशी साफ तौर पर दिख रही थी। वह घर जाने से पहले छाया और चाचा चाची के लिए कुछ लेना चाहता था। पहले तो उसे समय नहीं मिला और फिर उसकी पढ़ाई भी रांची से हुई थी और उसके कुछ दोस्तों ने उसे बहुत आग्रह किया था कि वह उनसे भी एक बार मिल ले। सूरज ने बहुत सोचा क्या उसे देवघर जाना चाहिए या रांची, पर उस समय छाया के भी एग्जाम चल रहे थे जो 2 दिनों के बाद खत्म होने वाले थे। आखिरकार बहुत सोच विचार और उन सब के लिए कुछ ना कुछ लेने की इच्छा उसे रांची तक खींच लाई। छाया जानती थी सूरज ज्यादा हैंग आउट नहीं करता और फिर 2 दिनों के बाद तो वह भी आराम से अपने भाई से मिल ही लेती। इसलिए सूरज के बताने पर वह अपने दोस्तों से मिलने रांची आया। उसने भी खुशी खुशी अपने भाई को एंजॉय करने के लिए कह दिया। सूरज अपने दोस्तों से मिलकर बहुत खुश था। उनमें से 2-3 जन ने तो शादी तक कर ली थी, जिनसे वह चाहकर भी नहीं मिल पाया। उसके जिंदगी ने भी तो इतनी करवट बदल ली थी और आखिरकार आज उन सब से मिलकर वह बहुत खुश था। वह वहां 2 दिनों तक रुकने वाला था। जब वह पहले दिन उन सब से मिलने गया, तब वे लोग फिर से पुराने दिनों को याद करते हुए बाइक राइडिंग पर निकल गए। सूरज चूंकि अब एक आर्मी पर्सन था, तो उसकी पर्सनैलिटी दूसरों से अलग काफी शालीनता से उभर कर आ रही थी, जिसकी कायल उसके ग्रुप की लड़कियां हुई जा रही थी। सूरज को जब उसके एक दोस्त ने यह कहते हुए छेड़ा कि उसके रहते हुए अब तक ग्रुप की जो लड़कियां उन्हें भाव देती थी, वह भी सूरज की तरफ खींची चली जा रही है, इस बात पर सूरज बस मुस्कुरा दिया। उसके एक दोस्त के पूछने पर कि कॉलेज के समय भी कितनी लड़कियां सूरज के पीछे मरती थी, पर सूरज ने तो किसी को भाव तक नहीं दिया। ऐसा नहीं था कि वह किसी का दिल तोड़ना चाहता था, पर उसे एक परफेक्ट लड़की चाहिए थी जो उसके साथ साथ फैमिली का भी ख्याल रखे, जो स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में अंतर समझे। पर न जाने कोई लड़की उसे ऐसी लगी ही नहीं। सूरज और उसका वो दोस्त अभी हाई स्टेट के फेमस भूत बंगले के पास खड़े थे और वे दोनों बातें कर रहे थे, जब अचानक ही एक लड़कियों का ग्रुप भूत बंगले से चीखते हुए निकला और उनमें से एक लड़की सूरज के गले से लिपट गई। जहां उस लड़की की धड़कनें काफी तेज चल रही थी, तो वहीं सूरज समझने की कोशिश कर रहा था आखिर अभी यहाँ हुआ क्या। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।